कहीं नहीं है। ये हिंदुस्तान हर मुसलमानों के दिल में बसता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी तत्कालीन सरकार की वजह से इस देश का मुसलमान इससे अपने देशभक्ति खत्म नहीं कर सकता है। इस देश का मुसलमान ने अपने सीने पर गोली खाया है। इस देश की आज़ादी में इस देश के मुसलमान ने अपना जागीर लुटा दिया है। इस देश के मुसलमानों की मां ने अपनी कोख सूनी कर दी है। इस देश के मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत कुछ त्यागा है। तो ये कोई छोटी मोटी सरकार 2-4 साल और 10 साल की कोई सरकार आएगी और मुसलमानों से हमारे देशभक्ति खत्म कर देगी, मुसलमानों से हम के दिल से वतन परस्ती खत्म कर देगी, वतन परस्ती मिटा देगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये देश गांधी का था। ये देश की पहचान पूरे विश्व में गांधी से है और इस देश का हीरो गांधी ही है। इस देश के हीरो गोडसे नहीं हो सकते। इस देश में जब गांधी के मूर्तियों पर या गांधी के फोटो पर जब लोग शौक से गोलियां चलाकर गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी आज के डेट में जो जिस परिवेश में उनकी राजनीति है और जिस समय वो खड़े हो रहे हैं और जो उनका पैगाम है, जो मैसेज है कि मोहब्बत फैलाने की बात हो रही है, एक साथ लेके चलने की बात हो रही है, इकट्ठा होने की बात हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा वेश अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, मगर हम एक हैं। एक यूनाइटेड हिंदुस्तानी और एक यूनाइटेड इंडियन होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। इस देश का पैगाम इस पैगाम के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग समझते हैं कि इस देश में अभी राहुल गांधी जैसे लीडर की जरूरत है जो इस देश को जोड़ने का काम कर रही है। 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से कुर्सी जा रही है और भाजपा की जो बौखलाहट है वो उससे दिखाई दे रहा है कि ये कुर्सी कहीं ना कहीं जा रही है। आप जब सत्ता में आए थे, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे और आज जब आपका करीब करीब 2 टर्म पूरा होने वाला है और तीसरे टर्म की चुनाव जब आने वाली है, तो ना आपका 15 लाख रुपया आया, ना आपने रोजगार दिया लोगों को, ना आपने महंगाई कम की, ना आपने डॉलर का रेट गिराया। तो आप जितनी बातें करके आए थे और जितना आपने वादा किया था, वो कोई भी ऐसा वादा नहीं है जो जुमला साबित नहीं हुआ। तो आप मजम्मत आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का किया कि आपको अगर नहीं बोलना आ रहा है, कई ऐसे मामले हैं जहां पर टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ होने के बाद मोदी जी बोल नहीं पाते हैं। तो इस पूरे देश भर में 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि क्या 2024 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार में मुसलमान खतरे में है। क्योंकि जिस तरह से बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया है, उस आधार पर जो है कई सारे सवाल उठ गए हैं और लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के ऊपर दाग जरूर लगा है। शाहान परवेज जी है और लगातार जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार से जुड़े हुए हैं और लगातार बात रखते हैं। शाहान जी, सबसे पहले के 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से कुर्सी जा रही है और भाजपा की जो बौखलाहट है वो उससे दिखाई दे रहा है कि ये कुर्सी कहीं ना कहीं जा रही है। आप जब सत्ता में आए थे, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे और आज जब आपका करीब करीब 2 टर्म पूरा होने वाला है और तीसरे टर्म की चुनाव जब आने वाली है, तो ना आपका 15 लाख रुपया आया, ना आपने रोजगार दिया लोगों को, ना आपने महंगाई कम की, ना आपने डॉलर का रेट गिराया। तो आप जितनी बातें करके आए थे और जितना आपने वादा किया था, वो कोई भी ऐसा वादा नहीं है जो जुमला साबित नहीं हुआ। तो अब आप चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे? आपने पुलवामा का सेंटिमेंट भी 2019 में इस्तेमाल कर लिया। अब मैं ये साफ लफ्ज में कह रहा हूँ क्योंकि उस समय के तत्काल गवर्नर सतपाल मलिक ने खुलकर इस बात को रखा कि पुलवामा का अटैक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला सरकार की गंभीरता नहीं थी, प्रधानमंत्री उसमें गंभीर नहीं थे। तो इस बारे में हम लोग लगातार पहले भी बात कर रहे थे कि 2014 के बाद जब 2019 का इलेक्शन आया तो आपने उसमें पुलवामा जैसा सेंटीमेंट उसको इस्तेमाल कर आपने सत्ता रिटेन किया। आज ना आपके पास पुलवामा जैसा कोई मामला बचा है, ना आपने महंगाई कम की, ना आपने बेरोजगारी घटाया, ना आपने डॉलर को नियंत्रित किया। आप सारे मुद्दे पर फेल हैं, सारे मामले में फेल हैं और हर एक कमिटमेंट आपका वो जुमला साबित हो गया। तो अब कहीं ना कहीं आपकी सत्ता जो है वो जा रही है और जानी तय है। बराक ओबामा ने कहा है कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान में खतरे में हैं और ऐसा लगता है कि अगर ये कम नहीं हुआ तो शायद आगे चल के फिर जो है देश का धर्म के नाम पर या कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक के नाम पर विभाजन हो सकता है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश की एकता और अखंडता पर कोई खतरा नहीं है। ये मैं बराक ओबामा की बात से, उनकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। उनका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन होगा। हाँ, मगर ये सच है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है।
मॉब लिंचिंग जैसा वर्ड सामने आया है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आई है, मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है, मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारे दलितों को प्रताड़ित किया गया है। तो ये मामला कहीं ना कहीं सामने आया है। और जो बात हम लोग करते थे कि ये देश कहीं ना कहीं जो गांधी का देश था उसको गोडसे की देश उसको गोडसे का देश बनाया जा रहा था। इस देश के हीरो गांधी को विलन बनाकर गोडसे को जो हीरो बनाने की परंपरा बनी थी, ये उस परंपरा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ है कि ये देश गांधी का था, ये देश की पहचान पूरे विश्व में गांधी से है और इस देश का हीरो गांधी ही है। इस देश के हीरो गोडसे नहीं हो सकते। इस देश में जब गांधी के मूर्तियों पर या गांधी के फोटो पर जब लोग शौक से गोलियां चलाकर गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, तब हम लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। और आज प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और अमेरिका जैसे बड़े मंच पर जाकर ये कहना पड़ता है कि लोकतंत्र हमारे नसों में बसता है, हम ह्यूमन राइट्स का पालन करने वाले लोग हैं और हम लोग का देश जो भारत है वो डेमोक्रेसी की जननी है। तो अब जो आप कर कुछ और रहे थे और दिखा कुछ और रहे थे, और जो हम ही लोग इन पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करने से भारत की बदनामी होगी। भारत का पहचान महात्मा गांधी से है, भारत का पहचान बाबा साहब अम्बेडकर से है। और आप बाबा साहब अम्बेडकर की जब मूर्तियां तोड़ रहे थे, गांधी की तस्वीरों पर जब गोलियां चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और भाजपा और बजरंग दल और आरएसएस अपने गुंडों के द्वारा भारत को बदनाम करने का काम कर रहा था। और हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे। जब हम लोग उठा रहे थे तो तथाकथित गोदी मीडिया हम लोगों को कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रही थी, तथाकथित गोदी मीडिया कभी हम लोगों को आतंकवादी बता रही थी, तथाकथित गोदी मीडिया कभी हम लोगों को देशद्रोही बता रही थी। तो आज जब आपके सामने ये सवाल है तो अब बताइए कि हमने जो कहा वो सच साबित हो गया। क्या 2014 के बाद मुसलमान हिंदुस्तान में डरा हुआ है? देखिए, अब लगातार अगर किसी को प्रताड़ित किया जाएगा, किसी का कपड़ा और लिबास और खाना देखकर अगर किसी को मारा जाएगा और एक नहीं अनेक मामले सामने आ गए, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सोच में तो फर्क पड़ता ही है ना। यहाँ 2014 के बाद हिंदू कौन मुसलमान कौन इसकी परिभाषा तय की गई। जब हम लोग पढ़ रहे थे अपने किताबों में अपने बचपन में, अब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे, 2014 के पहले की बात पढ़ रहे हैं। जब आप स्कूल में होंगे, हम स्कूल में होंगे, तो हमने पढ़ा था ये चीज़ कि आज़ादी की दीवानगी में खुदीराम बोस सूली चढ़े जो हिंदू थे, आज़ादी की दीवानगी में सरदार भगत सिंह सूली चढ़े जो सरदार थे, अशफाकुल्ला खान सूली चढ़े जो मुसलमान थे। तो उस समय हम लोग जानते थे कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, ये हम लोगों को नहीं पता था। मगर आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई तो उसका सबसे प्रथम एजेंडा रहा कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में दरार जो है वो पैदा किया जाए और माइनॉरिटीज़ को इस देश के अंदर लगातार प्रताड़ित करने का काम किया गया। 2014 के बाद क्या मुसलमान के दिल में भारत से या हिंदुस्तान से मोहब्बत कम हो गई? नहीं, कहीं नहीं ऐसा है, ऐसा कहीं नहीं है। ये हिंदुस्तान हर मुसलमानों के दिल में बसता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी तत्कालीन सरकार की वजह से इस देश का मुसलमान इससे अपने देशभक्ति खत्म नहीं कर सकता है। इस देश का मुसलमान ने अपने सीने पर गोली खाया है इस देश की आज़ादी में। इस देश के मुसलमान ने अपना जागीर लुटा दिया है। इस देश के मुसलमानों की मां ने अपनी कोख सूनी कर दी है। इस देश के मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत कुछ त्यागा है। तो ये कोई छोटी मोटी सरकार 2-4 साल और 10 साल की कोई सरकार आएगी और मुसलमानों से हमारे देशभक्ति खत्म कर देगी, मुसलमानों से हम के दिल से वतन परस्ती खत्म कर देगी, वतन परस्ती मिटा देगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी संभव नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता ये सब चीज़। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी आज के डेट में जो जिस परिवेश में उनकी राजनीति है और जिस समय वो खड़े हो रहे हैं और जो उनका पैगाम है, जो मैसेज है कि मोहब्बत फैलाने की बात हो रही है, एक साथ लेके चलने की बात हो रही है, इकट्ठा होने की बात हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, मगर हम एक हैं, एक यूनाइटेड हिंदुस्तानी और एक यूनाइटेड इंडियन होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। इस देश का पैगाम इस पैगाम के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं
और हम लोग समझते हैं कि इस देश में अभी राहुल गांधी जैसे लीडर की जरूरत है जो इस देश को जोड़ने का काम कर रही है। भाजपा ने एक अनसीरियस पॉलिटिशियन उनको बना दिया, कहा कि सीरियस नहीं है, बहुत सारे नाम भी दे दिए राहुल गांधी को, मतलब वो एमफिल पढ़ के आए तो उनको नाम दे दिया, वो जब बाहर जाते हैं तो कहते देश की बदनामी कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जाते हैं इन्वेस्टिंग की जगह इन्वेस्टिगेशन कह देते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग कह देते हैं, तो उस पर कोई बात नहीं है। तो राहुल गांधी का जो चेहरा है वो भाजपा ने कहीं ना कहीं बदनाम कर दिया। देखिए, भाजपा ने नहीं बदनाम किया है, भाजपा के साथ एक तंत्र है जिसको अब तथाकथित गोदी मीडिया कहते हैं, और इस देश में 2014 के बाद से गोदी मीडिया का प्रभाव कुछ ज्यादा बढ़ गया है और वो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। एक प्रोपेगेंडा तय किया गया है कि इस देश के अंदर जो भी सवाल खड़ा कर रहा है, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री से जो भी सवाल पूछ रहा है, या उसको देशद्रोही साबित कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसकी सदस्यता रद्द कर दो। ये काम लंबे समय से चलता आया है और अभी भी चल रहा है, मगर अब कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया चला रही थी, जो एजेंडा सेट करके चला रही थी, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया गया जिसका कोई अर्थ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो मजाक मजम्मत आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का किया कि आपको अगर नहीं बोलना आ रहा है, कई ऐसे मामले हैं जहां पे टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ होने के बाद मोदी जी बोल नहीं पाते हैं, तो इस देश का मजम्मत प्रधानमंत्री ने खुद किया है, ठीक है। और ये प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी का कोई भी ऐसा बयान आप उठाकर नहीं दिखा पाएंगे जिसमें उन्होंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है। आखिरी सवाल, क्या 2024 में बिहार ने बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया, बट बिहार का अब तक कोई प्रधानमंत्री, हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति वो बिहार से आते हैं, वो थे, मगर प्रधानमंत्री नहीं बना। तो क्या 2024 तमाम तरह के पॉलिटिकल विचारों को साइड रखते हुए किसी नए व्यक्ति को बिहार से पहला प्रधानमंत्री देश का देने वाला है? देखिए, अभी बिहार कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता है कि बिहार कभी बिहार से प्रधानमंत्री देगा। जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं उसमें बिहार की बड़ी भूमिका होती है, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, जन आंदोलन और आज़ादी के आंदोलन से लेकर जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए उन सब में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिहार एक मार्गदर्शक के रूप में है और बिहार बौद्ध की धरती है जहाँ इसने पूरे संसार को ज्ञान देने का काम किया, पूरे संसार को मार्ग बताने का काम किया। तो बिहार जब भी असत्य और सत्य की लड़ाई होगी, जब भी अंधेरे और उजाले की लड़ाई होगी, वो बिहार उसमें प्रमुखता से खड़ा होगा और एक मार्गदर्शक बनकर पूरे बिहार देश को एक मार्ग दिखाएगा। जो बिहार से ये जो विपक्षी एकता की जो शुरुआत हुई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बिहार से शुरू हुआ कोई भी आंदोलन आज तक विफल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कहीं का भी हो, हम एक बिहारी होने के नाते ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। और हम लोग ने देने का काम किया है, हम लोगों ने लेने का काम नहीं किया है। अगर पूरे हिंदुस्तान के अन्य प्रदेश के लोगों को लगता है कि बिहार से भी प्रधानमंत्री होना चाहिए तो वो लोग तय करेंगे, और जिस दिन ऐसा होगा ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात होगी और हम सबके लिए खुशी की बात होगी कि बिहार ने इतने प्रधानमंत्री का दिशा और मार्ग तय किया है। बिहार ने कई बड़े आंदोलन को खड़ा किया है, बिहार ने आज़ादी के आंदोलन में बड़ी क्रांति मचाने का काम किया है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बिहार के महान व्यक्तित्व बिहार से पहले राष्ट्रपति बने। तो अच्छा होगा कि बिहार से अगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बने तो हम सबके लिए खुशी की बात होगी। तो लगातार जिस तरह से तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, बराक ओबामा के बयान पर तो बवाल मचा ही हुआ है, साथ ही साथ बराक ओबामा के साथ साथ हिंदुस्तान में 2024 को लेकर और 2014 से लेकर मुसलमानों के हालात पर भी सवाल उठ रहे थे। अभी जो है शाहान परवेज साहब से बात हो रही थी, वो अपनी बात रख रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।